नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा लगातार अपलोड किए जा रहे जो वीडियो है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में भी आ रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रहे होंगे। बस आप चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहने का पूरा फ़ायदा उठाइए। प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। प्लेलिस्ट का जब आप प्लेलिस्ट खोलते हो, जैसे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसके ऊपर ऑप्शन आता है, एक तीर का चिन्ह आता है ना, इस प्रकार, ठीक है। एक तीर का चिन्ह आता है, उस तीर के चिन्ह पे क्लिक करते ही वो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट भी आप लगातार शेयर कर सकते हो। और लास्ट के 2 वीडियो में हमने आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न पे चर्चा की थी। उदाहरण कह दो, आंकिक प्रश्न कह दो, जो मतलब थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाते एक साथ, 1-2 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे वो। प्रतिरोधों के संयोजन पर वो प्रश्न थे, जिसमें श्रेणी और समांतर क्रम दोनों का मिक्स संयोजन था, जिसमें श्रेणी क्रम भी काम में आता है और समांतर क्रम संयोजन भी काम में आता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपना आगे का जो टॉपिक है उसका नाम है विद्युत सेल। उस टॉपिक का नाम क्या है? विद्युत सेल। बता देना चाहूँगा कि मैंने नोट्स पेपर पर ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था। अब उसके बाद में यहाँ से जो भी मैटर होगा वो नया होने वाला है, ठीक है। जो भी आगे आप देखोगे ये विद्युत सेल का टॉपिक है। तो देखिए बच्चों, विद्युत सेल क्या चीज़ होती है, पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा समझो। सेल क्या होता है, ठीक है। देखो, सेल एक ऐसी युक्ति है जिससे जो सर्किट होता है, यानी जो विद्युत परिपथ जिसे हम कहते हैं, जिसमें विद्युत परिपथ जिसमें धारा बहती है, उस विद्युत परिपथ में स्थायी धारा बनाए रखता है ये सेल, ठीक है। स्थायी धारा बनाए रखता है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ में क्या रखता है? स्थायी धारा को बनाए रखता है, ठीक है। नंबर 2 बात ये ध्यान रखना, यानी इससे जो धारा है ना, वो धारा लगातार जो है वो कांस्टेंट या नियत बनी रहती है, ठीक है। और जो सेल से ये धारा आती कहां से, उसके लिए मैं बताऊं कि सेल क्या होती है। सेल वह युक्ति है, हालांकि ये परिभाषाएं आपने पढ़ ली होगी छोटी क्लासों में, जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सेल क्या है बच्चों? वह युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं या परिवर्तित करते हैं। वो युक्ति क्या कहलाती है? सेल कहलाती है, ठीक है। यानी सेल वह युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सेल के बारे में बात होगी। जब भी सेल को परिपथ संकेत अगर बताते हैं, सेल का परिपथ संकेत बताएं, तो ध्यान रखना, किसी भी सेल का परिपथ संकेत अगर देखें, यानी सेल को सर्किट में कैसे दर्शाएंगे, तो सेल का परिपथ संकेत ये होता है बेटा, ऐसे एक बड़ी लाइन खींचनी है, एक छोटी लाइन खींचनी है, और इस तरफ बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव लेनी है और छोटे वाली लाइन नेगेटिव लेनी है। ये सेल का परिपथ संकेत होता है, यानी सेल को परिपथ में ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। ध्यान देना, सेल से क्या काम लेंगे? सेल से स्थायी धारा बनाए रखेंगे सर्किट के अंदर। सेल से क्या होगी? सर्किट के अंदर स्थायी धारा बनी रहेगी। नंबर 2 बात, सेल वो डिवाइस या वो युक्ति है जिसके माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में प्राप्त करते हैं। वो युक्ति सेल कहलाती है बच्चों। और सेल का परिपथ संकेत ये होता है, ऐसे ही बनाना, इनमें ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, ठीक है। बड़े वाली लाइन पॉजिटिव को बताती है, धन टर्मिनल जिसे हम कहते हैं, और छोटे वाली लाइन नेगेटिव यानी ऋण टर्मिनल जिसे हम कहेंगे को बताएगी। और जो पॉजिटिव वाली लाइन होती है ना, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव उच्च विभव को बताता है। किसको बताता है? उच्च विभव को। और नेगेटिव किसको बताता है? नेगेटिव बताता है निम्न विभव को, ठीक है बेटा।
आगे से ये जो चैप्टर है ना, ये 5वां चैप्टर जो यहाँ से अपने चल रहे हैं, जो आपने पीछे पढ़ा है, ये सारा चैप्टर आप लोगों को प्रैक्टिकल भी नॉलेज देगा, ये भी ध्यान रखना। प्रैक्टिकली इस चीज़ों पर भी ध्यान देना है। तो प्रैक्टिकली चैप्टर है, आने वाला जो 6ठा चैप्टर अपना, वो तो पूरा ही प्रैक्टिकल पे टिका हुआ है। तो उस चीज़ में, उनमें भी वहाँ पर अपने को ये बातें काम में लेनी है। एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, क्या ये तो एक अकेला सेल है, अगर ऐसे 2-3 सेल एक साथ जोड़ देना तो बैटरी बन जाती है। क्या बन जाती है? बैटरी है। तो मैं यहां लिखूं क्या? 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन से, 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन से क्या बनती है? बैटरी बनती है। बैटरी का निर्माण होता है। अब अगर सेल कहें तो सेल अकेला होता है, और जब 2 या 2 से अधिक सेल जोड़ दें तो वो बैटरी बन जाती है बच्चों, ठीक है। उसे बैटरी कहेंगे हम। फिर क्या कहेंगे? बैटरी। हालांकि आम बोलचाल में हम सेल को ही बैटरी कह देते हैं, इसको भी बैटरी कह देते हैं। कई बार इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये बैटरी भी इन्हीं से मिलकर बनी होती है। और बैटरी का संकेत देखें ना, अगर बैटरी की बात करूं, बैटरी का संकेत देखें, बैटरी का परिपथ संकेत बताऊं आपको तो कैसे होगा, ध्यान देना। देखो 2 से अधिक सेल जुड़े होंगे ना, तो ये एक सेल का चिन्ह होता है ना, ये एक सेल हो गया। इसके साथ एक सेल और कनेक्ट कर दो, ऐसे हो गए 2 सेल, एक सेल और जोड़ दो, हो गए 3 सेल। तो ये बन गई बैटरी, 3 सेल की बैटरी हो गई है ना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी ये धन विभव और ये क्या हो गया? ऋण विभव। समझ में आ रही बात मेरी? तो इस प्रकार आप लोगों को सेल और बैटरी के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहता हूं कि कई बार हम इस चीज से गुजर चुके हैं कि जब प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं तो बाहर से एग्जामिनर सर आते हैं, तो वो हमसे कहते हैं कि आप बच्चों को ये चीजें क्लास के दौरान जब चैप्टर चलता है तब बताओ। तो हमने इस चीज में वेरिएशन लेके आए हैं, और जब हम क्लास में चैप्टर कराते हैं तो ये बातें हम बच्चों को साथ साथ बताते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि वो देखते हैं कि यार ये तो पता ही है, पढ़ लेंगे, कक्षा 10 में ही आ गया, पता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इन चीजों को भी आप लोगों को क्लियर करना चाहिए कि सेल क्या चीज होता है, बैटरी क्या चीज होती है, कैसे बनती है, धन विभव कौन सा होता है, ऋण विभव कौन सा होता है, और इस चीज पर भी ध्यान रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, देखो इस चीज में क्या आपको करना क्या है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन खींचनी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, लाइन तो खींच देते हैं लेकिन उसमें गड़बड़ ये कर देते हैं, ऐसे यहां तक चलता है, कई बार तो ऐसे लगा देते हैं, ये प्लस और ये माइनस, ये चीज गलत हो जाती है, ठीक है। ये फिर बैटरी नहीं रहती। अगर आपने दोनों लाइन से एक साथ खींच दी तो ये एक संधारित्र बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा गलत हो जाता है। बड़ी लाइन उच्च विभव के लिए होती है और छोटी लाइन निम्न विभव के लिए होती है, ठीक है। हमें हमारे एक सर थे, वो हमें बताते थे कि इसको याद रखने का एक ही तरीका है, उच्च विभव मतलब बड़ा विभव, बड़ा विभव इसका मतलब बड़ी लाइन खींचनी है, और निम्न विभव मतलब छोटा विभव, कम विभव, इसलिए छोटी लाइन खींचनी है। तो अलग अलग जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं उनका अपना अपना नजरिया होता है। तो मैं तो यही कहता हूँ, हमारे आपसे भी यही कहता हूँ कि हम जो भी बताते हैं हमारे गुरुओं की देन है बच्चों, ठीक है। उनके माध्यम से जो हमने सीखा है वो हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो विरासत, जो नई चीज़ें हमने सीखी थी उनके माध्यम से वो हम आगे बढ़ाएं और आप भी वो चीज़ें सीखें, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है आपको एक चीज़ और भी देखने को मिलती है, ठीक है। वो मैं एक नए पॉइंट में यहाँ चर्चा करूँगा। जैसे ये एक बैटरी है, ठीक है। बैटरी से संबंधित मैं ये जो बातें हैं सेल या बैटरी से संबंधित वो क्लियर करना चाहूँगा। ये एक बैटरी है, इस बैटरी के ऊपर आपको कई बार इस प्रकार एक चिन्ह भी देखने को मिलता है, तीर का चिन्ह देखने को मिलता है बैटरी के ऊपर, ठीक है। ऐसे तीर का चिन्ह देखने को मिलता है। तो इस प्रकार अगर तीर का चिन्ह किसी पर भी हो ना, ठीक है, जैसे मैंने प्रतिरोध बनाया, प्रतिरोध का संकेत ही तो बनाया था हमने आर, अगर मैंने इस प्रतिरोध पर तीर का चिन्ह लगा दिया, इसी प्रकार मैंने संधारित्र वाले पार्ट में भी आपको बताया था सी, ये संधारित्र का परिपथ चित्र होता है, और इस पर भी मैंने तीर का चिन्ह लगा दिया। कैसे लगा दो ये तीर का चिन्ह, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। मैं तो नहीं मानता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो तीर का चिन्ह लगाया जाता है ना, ये तीर का चिन्ह हमेशा परिवर्तित कंडीशन को बताता है।
अगर तीर का चिन्ह नहीं लगा होता तो खाली इसका नाम होता है प्रतिरोध। क्या नाम होता है बेटा? प्रतिरोध नाम होता है। जब तीर का चिन्ह लगा दिया तो यह बन गया परिवर्तित प्रतिरोध। क्या बन गया? इसका मतलब यह प्रतिरोध बदल सकता है। ये अगर खाली होता है तो यह कहलाता है संधारित्र। क्या कहलाता है? संधारित्र। और तीर का चिन्ह लगा दिया तो यह बन गया परिवर्तित धारिता वाला संधारित्र। परिवर्तित यानी इसकी धारिता बदल सकती है। तो मैंने यहां बैटरी पर तीर का चिन्ह लगाया है। किस पे लगाया है? बैटरी पर तीर का चिन्ह लगाया। इसका मतलब ये बैटरी है ना, इस बैटरी की वोल्टेज बदल सकती है। अब ये जो बैटरी है ना, अगर ये V वोल्ट की है तो ये V वोल्ट की बैटरी रहेगी, और ये भी बैटरी V वोल्ट की है। तो आप जैसे इसका तीर का चिन्ह लगाया ना, इसका मतलब ये होता है कि आप बैटरी की या सेल, यहां पर सेल भी हो सकता है, बैटरी की वोल्टता परिवर्तित हो सकती है। इसका तीर का चिन्ह का मतलब यही है, बैटरी की वोल्टता परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, बेसिक बातें हैं, ये ध्यान देना ना आप लोग थोड़ा सा इस पर। बैटरी की वोल्टेज चेंज हो सकती है, इसका मतलब ये है। अब चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है तो आप उसको बदलकर 20 वोल्ट कर दोगे। नहीं बेटा, 10 वोल्ट की है तो वो 10 वोल्ट की रहेगी, बैटरी तो 10 वोल्ट की रहेगी। लेकिन आप ये जरूर कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो आप ये कर सकते हो कि 0 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक आप चेंज कर सकते हो इसको। 10 से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी की जो क्षमता है वो 10 वोल्ट की है। लेकिन इस 10 वोल्ट से ज्यादा आप बैटरी की वोल्टेज नहीं बदल सकते। 0 से 10 के बीच में आप इसको बदल सकते हो। जैसे आपने अपनी मर्जी से इसको 5 वोल्ट रख लिया, आपने अपनी इस मर्जी से इसको 6 वोल्ट रख लिया, 7 वोल्ट रख लिया, वो आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो तीर का चिन्ह लगते ही ये बन गई, इसका अर्थ होता है कि बैटरी की वोल्टता बदली जा सकती है। और फिजिक्स में लैब में इस चीज को एक नया नाम दिया जाता है। ठीक है, वो मैं आपको आगे चैप्टर में भी सुनने को मिलेगा। बैटरी के लिए इसे कहा जाता है विभव विभाजक व्यवस्था। इसे क्या कहा जाता है? विभव विभाजक व्यवस्था। अब नाम से पता चल गया होगा, विभव विभाजक मतलब बांटने वाली, विभव को बांटने वाली व्यवस्था, यानी विभव को डिवाइड करने का एक अरेंजमेंट होता है ये। इससे हम वोल्टेज को बांट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 10 वोल्ट को हम अपनी इच्छा अनुसार प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो लैब में ये चीजें हमें काम में लेनी पड़ती है, और ये काम में लेने के लिए कोई मशीन नहीं है, बस ये आराम से हम इस चीज को बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें धारा नियंत्रक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? धारा नियंत्रक की। चलो वो आगे की बात हो जाती है जब हम लैब में चलते हैं, तो उसकी लैब के दौरान, लैब की क्लास में ये चीजें पढ़ते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये चीजें क्या होती है। तो बताओ, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी? मैं आगे बढ़ूं इसके लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब देखो, सेल की बात चल रही है, बैटरी की बात कर ली हमने। चलो मैं सेल को एक बार यहां रख लेता हूं, परिभाषा तो रख ही लें। ये तीर वाली बात क्लियर हो गई सबको? अब देखो, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग इस चीज के ऊपर कि सेल जो होते हैं ना, सेल, हालांकि मैं फुल डिटेल ये नहीं करवा रहा क्योंकि इतनी डिटेल अपने सिलेबस में नहीं है। बस आपको सेल के बारे में पढ़ना है, उसके अलावा ज्यादा आपको नहीं देखना है। देखो, सेल 2 प्रकार के होते हैं बेटा। सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जिन्हें आप प्राथमिक सेल कहते हैं। क्या कहते हो? प्राथमिक सेल कहेंगे। नंबर 2, जिन्हें हम द्वितीयक सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। मैं ये टॉपिक यहीं क्लियर कर देना चाहता हूं क्योंकि 6ठे चैप्टर में इन चीजों को बहुत काम में लेना अपने को। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए सेल, वैसे सेल को है ना, वैसे भी ये 2 नाम और भी सुनने मिल सकते हैं आपको, आपने सुने भी होंगे। एक आर्द्र सेल होता है, एक शुष्क सेल होता है। आर्द्र मीन्स गीला और शुष्क मीन्स सूखा। ठीक है, तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें लिक्विड होता है, आई बात समझ में, जो जिसमें मतलब विलयन होता है, जो विद्युत अपघट्य होते हैं
उनका विलयन होता है, विद्युत अपघट्य का विलयन होता है, उसमें गीले सेल होते हैं वो। और सूखे सेल वो होते हैं जिनमें मतलब द्रव्य की मात्रा उसमें नहीं होती, बिल्कुल सूखे होते हैं वो, ठीक है। तो ये भी नाम देखने को मिल सकता है आप लोगों को, लेकिन वो इन्हीं के उदाहरण में आते हैं वो, ठीक है। अब देखो प्राथमिक सेल की बात करें तो प्राथमिक सेल वो होते हैं बेटा जिनको आप एक बार काम में लो और फेंक दो, ठीक है। ये प्राथमिक सेल होते हैं जिनको केवल एक बार ही काम में लिया जा सकता है, ठीक है, और उसके बाद में इनको फेंकना पड़ता है, यानी दोबारा ये काम में नहीं ले सकते, वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। यानी इनका यूज जो है वो केवल एक ही बार किया जा सकता है, ठीक है। ये प्राथमिक सेल होते हैं जिनको काम में लो और फेंक दो। जैसे आपने देखा होगा हम घरों में जो घड़ी यूज में लेते हैं समय देखने के लिए, उस घड़ी में सेल डालते हैं, रिमोट में सेल डालते हैं। वो सेल जब भी चलते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने जितने दिन चलते हैं, उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। जैसे ही खराब हो जाते हैं तो हमारी जो भी डिवाइस है, जो घड़ी है, रिमोट है, ये काम करना बंद कर देते हैं। काम करना बंद कर देते हैं, हम क्या करते हैं, नया सेल डालते हैं और पुराने वाला सेल फेंक देते हैं। तो वो सभी सेल प्राथमिक सेल में आते हैं बच्चों। कौन सेल में आते हैं? प्राथमिक सेल में आते हैं। समझ गए बात मेरी? कौन सेल में आएंगे? प्राथमिक सेल में आएंगे। ऐसे सेल आप लोगों को मतलब लैब में ऐसे सेल आपको कई जगह देखने मिलेंगे, जिनमें मैं शुष्क सेल में जिनमें बात करूंगा, मैं लैक्लांसी सेल की बात करूंगा, डेनियल सेल की बात करूंगा। नॉर्मल बाजार में जो निप्पो वाले सेल आते हैं वो भी कौन से हैं? प्राथमिक सेल के उदाहरण है, ठीक है। यूज एंड थ्रो वाले इनमें सिस्टम होता है। फिर द्वितीयक सेल की बात करूं, वैसे बस आपको इतना नॉलेज रखना है इस चीज के बारे में, इनको नोट्स में शामिल नहीं करना है, क्योंकि अपने सिलेबस में ये हिस्सा, इसमें चैप्टर वाले थ्योरी में ये हिस्सा नहीं है, जबकि प्रैक्टिकली हिस्सा है। तो बात चल चुकी है, तो मैं इसमें साथ में क्लियर कर देना चाहता हूं, ताकि वहां पर जब ये नाम आए तो आप लोगों को थोड़ा सा ये अलग न लगे और आपको क्लियर करने में आसानी हो जाए टॉपिक को। द्वितीयक सेल वो होते हैं बच्चों जिनको आप काम में लो, अगर वो मतलब सेल डिस्चार्ज हो गए तो अपने को टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको वापस चार्ज किया जा सकता है। यानी ये सेल पुनः आवेशित हो सकते हैं, पुनः चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। पुनः आवेशित होना मतलब चार्ज होना, पुनः आवेशित हो सकते हैं। और ये ऊपर वाले प्राथमिक सेल, ये सेल पुनः यानी दोबारा चार्ज नहीं होंगे, आवेशित, ये सेल पुनः आवेशित नहीं होते हैं, ठीक है। आवेशित करना मतलब चार्ज करना, और निरावेशित करना मतलब डिस्चार्ज होना। जैसे मोबाइल की बैटरी होती है ना, मोबाइल की बैटरी जब हम काम में लेते हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाती है, और जब उसको दोबारा काम में लेना है तो हम क्या करते हैं, उसमें चार्जर की सहायता से चार्ज करते हैं, यानी वो बैटरी चार्ज होती है, ठीक है। तो द्वितीयक सेल ये वो सेल होते हैं जो पुनः आवेशित हो सकते हैं। क्या हो जाते हैं? ये पुनः आवेशित हो जाते हैं, वो द्वितीयक सेल कहलाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि अपने मोबाइल वाली बैटरी भी द्वितीयक सेल ही माने फिर अपने। क्यों? क्योंकि उसे वो एक बार डिस्चार्ज हो गई तो फिर हम दोबारा उसको क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। इसके अलावा मैं उसका उदाहरण और बताऊंगा। जैसे गाड़ियों में आपने देखा होगा, गाड़ियों में बैटरियां होती है, गाड़ी जो ट्रक होते हैं, गाड़ियां होती हैं इंजन वाली, उनमें बैटरियां होती है। इसके अलावा हम घरों में इन्वर्टर यूज में लेते हैं। इन्वर्टर में जो बड़ी बड़ी बैटरियां होती है, वो सभी बैटरियां कौन से सेल का उदाहरण है? द्वितीयक सेल का उदाहरण है, ठीक है। वो किस में आती है? द्वितीयक सेल में। आपने देखा होगा कई बार वो डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे गाड़ी खड़ी मतलब ये मान के चलो जैसे 1 महीने तक आपने गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं किया तो वो गाड़ी की बैटरी क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो फिर हमें उसको वापस क्या करवाना पड़ता है? चार्ज करवाना पड़ता है। और चार्ज करवाने के लिए उसमें मतलब बाहर से करंट डाला जाता है, करंट से उसको चार्ज किया जाता है, फिर वो चार्ज हो जाती है, ठीक है। और जब गाड़ी चलती रहती है लगातार तो वो बैटरी जो है ना, गाड़ी के मतलब जो इंजन होता है, गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है तो वहां से पावर बनाती रहती है, जिससे वो गाड़ी की चलती है, जिसकी वजह से वो बैटरी लगातार चार्ज भी होती रहती है, ठीक है। तो वो जो बैटरियां होती है वो कौन से सेल यानी कौन सी बैटरियां होती है? द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरियां होती है जिनको दोबारा चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। बच्चों ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो आज की इस वीडियो में अपने आप लोगों को मैंने कोशिश की है सेल के बारे में बताने की,
ठीक है, कि सेल क्या चीज होता है, सेल की परिभाषा, सेल का संकेत, बैटरी कैसे बनती है, विभव विभाजक व्यवस्था के बारे में चर्चा की और सेल के प्रकार बताने की भी मैंने आप लोगों को थोड़ी सी कोशिश की है, छोटे रूप में बताने की कोशिश की है, क्योंकि ज्यादा लंबा मैं टॉपिक खींचना नहीं चाहता, इसलिए नहीं क्योंकि ये अपने थ्योरी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जितना मैंने बताया उतना आपको नॉलेज भी होना चाहिए, प्रैक्टिकली ये हिस्सा है, ये ध्यान रख लेना। प्रैक्टिकल की बुक के अंदर अगर आप उठाकर देखोगे ना तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं पूरी डिटेल आपको मिलेगी, द्वितीयक सेल क्या होते हैं उसकी भी पूरी डिटेल आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वहां से आप लोग ये चीज क्लियर कर सकते हो, नॉर्मल थ्योरी आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन बेसिक जो चीजें अपने को इस सिलेबस वाली थ्योरी में काम में लेनी है वो मैंने आप लोगों को यहाँ बता दी है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिस पे बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेल पर डिपेंड है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का टर्मिनल वोल्टता सेल की, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज शेयर करना और सब्सक्राइब करवाना चैनल को ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।